हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट्स नेम इज़ एडवर्ब। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो जो वर्ड्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारी वर्ब के अंदर कुछ ऐड करें बेसिकली, जैसे कि इसका नेम है एडवर्ब, तो हमारी वर्ब के अंदर जो कुछ ऐड करे और ऐड कैसा करेगा, जो उसको डिस्क्राइब करेगा। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। एंड हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि एडवर्ब जो होता है वो सिर्फ वर्ब को ही नहीं, बल्कि ये एडजेक्टिव एंड जो अनदर एडवर्ब यूज़ हो रखी है किसी सेंटेंस में उसको भी क्वालिफाई करने का काम करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार कि एडवर्ब होता क्या है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में ही कुछ ऐड करता है, बेसिकली उसको डिस्क्राइब करता है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वर्ब के रिगार्डिंग, जिस वर्ड से हमें वो मिलती है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करेगा? एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर जो एडवर्ब यूज हो रखी होती है उसको ये क्वालिफाई करता है। देन हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें क्लियर होता है कि एडवर्ब होता क्या है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द वेरी फर्स्ट इज ही स्पीक्स क्लियरली। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, जो बोल्ड है वर्ड हमारा वो है क्लियरली। तो यहाँ पर ये जो क्लियरली है, हमें अब ये देखना है कि ये क्लियरली नाउन के लिए आया है या फिर वर्ब के लिए आया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स वर्ब को मॉडिफाई करता है। वो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसी को हम बोलेंगे एडवर्ब। तो यहाँ पर क्लियरली कौन है? उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो स्पीक्स है उसके बारे में है क्लियरली, नॉट फॉर ही। और इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी पर्सन को क्वालिफाई करती है, किसी नाउन को क्वालिफाई करती है या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। ऐसे ही जो वर्ड हमारे किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड। तो यहाँ पर टायर्ड किसके लिए आया है? द वर्ड टायर्ड आया है, एक्सट्रीमली किसके लिए आया है? सॉरी, तो ये आया है टायर्ड के लिए। तो टायर्ड हमारी क्या है? वर्ब। एंड वर्ब में डिटेल दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो एक्सट्रीमली टायर्ड है। सो टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड है, तो एक्सट्रीमली इज एडवर्ब। देन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इनके बारे में ही बताया गया कि ये सारे वर्ड्स किसको क्वालिफाई करते हैं, किसको के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं किसके बारे में? हमारे एडवर्ब के बारे में। देन हम वन बाय वन इसके हर टाइप्स के बारे में रीड करते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे वर्ड जो हमें उसके एडवर्ब के किसी भी जो हमारा वर्ब है, जो हमारे सेंटेंस में एक्शन है, उसके टाइम के बारे में बताते हैं कि जो हमारी जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है, उसको बताइए। उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दे टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, कि हमारा जो एक्शन हुआ है उसका टाइम क्या रहा है, उसके बारे में जो बताइए उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, दे द बॉयज आर स्लीपिंग नाउ। सो द वर्ड नाउ आया है स्लीप, उसके लिए, स्लीपिंग के लिए, एंड स्लीपिंग इज वर्ब इन दिस सेंटेंस। सो यहाँ पर नाउ से हमें पता चल रहा है कि अब हमारे टाइम, हमारे जो सेंटेंस में है वर्ब है उसके टाइम के बारे में जो वर्ड बताए उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर जो हमें वेयर का आंसर दे, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर देता है वैन का, एंड जो वेयर का आंसर दे उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड डेफिनेशन क्या है? दे इंडिकेट्स वेयर एन एक्शन टेक और टुक प्लेस, कि हमारे जो एक्शन है सेंटेंस में वो कहाँ पर एक्शन टेकन प्लेस हुआ है, उसको आंसर जिससे मिले वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू फ्लड्स there was water everywhere. So the word everywhere indicates adverb of place. So हमने दो पढ़ लिए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें आंसर करता है वैन का, एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें आंसर करता है वेयर का। Okay, now we move on third type, that is adverb of frequency. So adverb of frequency indicate how often an action takes or took place. मतलब कि हमारी सेंटेंस में जो एक्शन है वो कितनी बार हैपन हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम और फॉर एवर, नेवर, कितनी बार उसकी रिपीटेशन हो रही है, उसके बारे में जब पता चले तो हम बोलेंगे उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, सी विजिट्स हर फ्रेंड ओकेजनली। तो यहाँ पर ओकेजनली बता दिया, तो यहाँ पर मतलब ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन कितनी बार हैपन होता है। फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर अस
द क्वेश्चन हाउ मच का जिससे आंसर मिले उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री. दे इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब कितना मात्रा में कोई भी एक्शन है हमारा उसके बारे में बताया है, कितनी बार मतलब कितना का बेसिकली आंसर मिले वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री. फॉर एग्जांपल, ही ऑलमोस्ट फेल asleep ही ऑलमोस्ट फेल asleep when the movie ended. तो यहाँ पर जो वर्ड ऑलमोस्ट है दैट इंडिकेट्स एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटली इंडिकेट कर रहा है कि मतलब कितना, बेसिकली कितने का आंसर मिले वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लेकिन कितनी बार का आंसर मिले, कोई भी चीज़ की एक्शन की रिपीटेशन कितनी बार हो रही है उसका आंसर मिले वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. And next we move on fifth type, that is adverb of manner. They tell us about the way an action took place or the manner in which it took place. They answer the question how or in what manner an action is done. तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या ध्यान रखना है कि जिस एक्शन से हमें ये पता चले कि मतलब जो हमें आंसर दे कि कैसा कोई भी एक्शन है वो कैसे हो रहा है, उसका जहाँ से आंसर मिले वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉर एग्जाम्पल द एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंस फोर्ट ब्रेवली इन द बैटल. तो यहाँ पर प्रिंस के फोर्ट मतलब उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया कि वो कैसे उन्होंने अपना वॉर में अपना पार्टिसिपेशन किया, कैसे उनकी फाइट हुई. तो वहाँ पर ब्रेवली, तो कैसे का आंसर मिल गया ब्रेवली से, सो दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब. सो रिलेटिव एडवर्ब इंडिकेट्स दे रेफर द थिंग और पर्सन दैट द प्रोनाउंस रेफर टू. मतलब यहाँ पर वैन, वाई एंड वेयर ये सब यूज़ होंगे, बट यहाँ पर ये किसी क्वेश्चन को पुट करने के लिए नहीं यूज होते, बल्कि ये रिलेट करने के लिए यूज़ होते हैं. यहाँ पर हमारे एक्शन में एक वर्ब होती है एंड उसको रिलेट करने के लिए ये वर्ड्स यूज हो रखे होते हैं. सो हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. डू यू रिमेंबर व्हेन वी लास्ट विजिटेड द प्लेनेटेरियम. सो यहाँ पर जो ये वर्ब है बेसिकली हमारे सेंटेंस में रिमेंबर, तो रिमेंबर के जस्ट बाद जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज व्हेन, एंड व्हेन रिलेट करता है वर्ब को कंप्लीटली सेंटेंस से. तो जो वर्ब हमारी जो वर्ड बेसिकली सेंटेंस में यूज होते हैं वर्ब को सेंटेंस से रिलेट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स. नेक्स्ट यही वर्ड्स हमारे यूज होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में. लेकिन हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हमने रिलेटिव एडवर्ब में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो सेंटेंस में रिलेट करने के लिए यूज होते हैं, एंड यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सेंटेंस में क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज होते हैं. सो डेफिनेशन क्या है इंटेरोगेटिव एडवर्ब की? दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, क्वांटिटी एंड रीजन. सम एग्जाम्पल्स आर व्हेन, हाउ, व्हाई. तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ड किसके लिए, वर्ब के लिए बेसिकली यूज होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब. फॉर एग्जांपल वेयर डज सी लिव, तो यहाँ पर प्लेस के बारे में पूछा गया है. व्हेन विल यू कम बैक, यहाँ पर टाइम के बारे में पूछा है. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स पेड फॉर द ट्रिप, यहाँ पर नंबर के बारे में पूछा गया है. तो ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब के एक्शन वो जो किसी एक्शन को के टाइमिंग को बताते हैं एंड क्वेश्चन पुट करते हैं, उनको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब. अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सी टाइप की एडवर्ब यूज हो रखी है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज पुनीत रेडिली एग्रीड टू डू द वर्क. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडिली एग्री हुआ है कोई. एग्री हमें सबसे पहले एडवर्ब ढूंढने के लिए हमें वर्ब को ढूंढना होगा. सो द वर्ड एग्रीड इज वर्ब इन दिस सेंटेंस, एंड इसके बारे में बताया है कि वो रेडी कैसे रेडी हुआ, एग्री कैसे हुआ है रेडिली, मतलब कंप्लीटली वो तैयार हुए हैं किसी चीज़ के लिए, फिर एग्री हुआ है. तो कैसे का आंसर मिल गया? सो वी कैन से हेयर इज टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड, सी हैज़ बीन टू लंडन ट्वाइस मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी है. थर्ड वन इज लंच इज ऑलमोस्ट रेडी. ऑलमोस्ट कितने का जहाँ भी आंसर मिले वो एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री. फोर्थ वन इज स्नेहा इज फीलिंग बेटर टुडे, तो कैसा फील कर रही है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर. फिफ्थ वन, आई कैन हार्डली वेट फॉर द विंटर वैकेशन. सो यहाँ पर क्या है हार्डली, तो मैं कैसे वेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर कैसे का आंसर मिल रहा है अगेन, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर. देन द चिल्ड्रन विल गो टू द एयरपोर्ट टुमारो मतलब टाइम को इंडिकेट कर रहा है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम. सेवन, द मार्केट इज नियर बाई, कहाँ है, पास में ही है, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस. देन एट्थ इज स्मर्थ वोक अप अर्ली, सो अर्ली अगेन टाइम को इंडिकेट कर रहा है. देन नाइन्थ सेंटेंस, सी स्विम्स बेटर देन मी, तो कैसा
हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, सो एडवर्ब ऑफ मैनर। देन 10th सेंटेंस, दिस इज इनफ, हाउ मच का आंसर जहां मिले दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। 11th सेंटेंस, वी समटाइम्स प्ले वॉलीबॉल, हम कभी कभी, अगेन फ्रीक्वेंसी बताया गया है, सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, adverb of frequency. And 12th sentence is the rain brought much respite from the sweltering heat. So यहाँ पर much again adverb of degree. So यहाँ पर कुछ sentence थे, again आप इनको repeat करके देखेंगे and आप खुद से find out करने की try करेंगे कि कौन सी type की adverb यहाँ पर use हुई है। अब हम कुछ देखते हैं, कुछ confusing words होते हैं adverb में जिनको देखकर हम confused रहते हैं कि कौन सा verb कहाँ पर use करना होता है। The very first is use of late, lately and hard, hardly. So the very first word is late. Late means कि कोई action है वो happen होने में लेट हो गया है, अपने टाइम पर जो चीज़ हो नहीं पाती हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लेट। बट जब लेट के साथ एल वाई लग जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी भी वर्ड में हम एल वाई लगा देते हैं, किसी भी बेसिकली एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, लेकिन मैं कहूँ कि सी वर्क्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर वर्क की को डिफाइन कर रहा है ब्यूटीफुली एंड एडजेक्टिव में एल वाई ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर हम एडवर्ब नहीं समझेंगे उसको कि उसी के एडवर्ब है। अब ये कुछ वर्ड हैं उनके थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेट को क्या बोलेंगे हम, जो एक्शन हमारा टाइम पे नहीं हुआ उसको हम लेट बोलेंगे। देन लेटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, तो हम जहाँ पर हम रिसेंटली वर्ड यूज़ करना होता है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडवर्ब लेटली। फॉर एग्जाम्पल लेटली सी हैज़ बिकम वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ पर इसका मतलब है रिसेंटली। देन हार्ड एंड हार्डली, हार्ड मतलब हमें पता है कि कोई भी हमारा एक्शन होता है इजी एंड हार्ड, दो पार्ट होते हैं यहाँ पर, तो उसमें हम उस सेंस में यूज़ करते हैं हार्ड। बट जब हमें हार्डली यूज़ करना होता है, मतलब हार्डली मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर कोई चीज़ हमें बतानी है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हार्डली मीन्स वेरी लिटल। सो एग्जाम्पल डी देखते हैं, देयर इज हार्डली एनी फूड इन द बाउल, तो यहाँ पर हार्डली मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा ना के बराबर। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन यूज ऑफ सच एंड सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ ही देखते हैं, आई रीड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड सेंटेंस बी द स्टोरी वाज सो इंटरेस्टिंग। सो हमें याद रखना है कि सच के बाद जब भी हमें यूज़ करना है तो वहाँ पर हम एज ए नाउन सर्च करते हैं। हमें ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है कि सच आएगा या फिर सो आएगा, तो अगर हमारे ब्लैंक के बाद हमको कोई नाउन मिलता है जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब हमें इंटरेस्टिंग देख के ये भी नहीं पता करना कि ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर पूरा क्या है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और एन से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर एन यूज़ हुआ है तो मतलब ये क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर नाउन आया हुआ है इसके जस्ट बाद, तो ये सच लगाया जाएगा। एंड अगर किसी सेंटेंस में जस्ट एडजेक्टिव यूज़ हो रखा है तो हम यूज़ करेंगे सो। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, सच के बाद नाउन एंड सो के बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए। उसके बाद यूज ऑफ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। सो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, द वाटर इन द पोट इज क्वाइट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, तो यहाँ पर क्वाइट इंडिकेट कंप्लीटली, कंप्लीटली को इंडिकेट कर रहा है। देन एक और बात क्या लिखी हुई है, कंप्लीटली ऑल्सो मीन्स मोर देन अ लिटल बट लेस देन वेरी, मतलब थोड़े से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा से कम, बीच की जो मीडियम सिचुएशन होती है वहाँ पर भी हम क्वाइट को यूज़ करते हैं। देन वी मूव ऑन यूज ऑफ फेयरली एंड रादरली, फेयरली और रादरली के लिए हमें ध्यान रखना है कि जहां हम पॉजिटिव सेंस निकाल रहे हैं वहां पर हम यूज करेंगे फेयरली, एंड जहां पर हमारे सेंटेंस की सेंस नेगेटिव हो रही है वहां पर हम यूज करते हैं द वर्ड रादर। फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस इज़ फेयरली इम्प्रेसिव, तो हम किसी चीज़ से इम्प्रेसिव हो रहे हैं तो हम मतलब पॉजिटिव बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेयरली। बट हम वहीं पर हम किसी चीज़ को नेगेटिव दिखा रहे हैं तो वहाँ हम यूज़ करेंगे रादर। फॉर एग्जाम्पल द कॉटेज इज़ रादर शैबी, तो यहाँ पर शैबी है कोई चीज़ तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव दिखा रही है, तो हमको यूज़ करना होगा यहाँ पर रादर। ओके, देन यूज ऑफ इनफ, इनफ मीन्स सफिशियंट एंड इम्प्लाइज समथिंग पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव और सफिशियंट के जहाँ पर यूज़ करना होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं इनफ मीन्स काफ़ी, कोई चीज़ सफिशियंट है। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रॉस द रिवर एंड सी हैज़ इनफ पॉकेट मनी टू बाई ए न्यू ड्रेस। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, ए ई एन, आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम ए ई एन से 3 रूल कैसे हम पता कर सकते हैं। देखो ई से क्या बन जाएगा इनफ, एंड नाउन से क्या बनेगा हमारा नाउन, एंड जो ए मैंने लिखा है इसका मतलब है एडजेक्टिव। तो हमारे पास जब भी इनफ सेंटेंस में यूज हो रखा होगा एंड हमें देखना है कि यहाँ पर इसके बाद नाउन फील करना है या फिर एडजेक्टिव, तो हमको अगर हम ये 3 लेटर याद रखेंगे तो काफ़ी आसान होगा। आगे आगे एक एग्जाम्पल भी है
वहाँ इस रूल को हम फॉलो करके देखेंगे कि हमें जहाँ इनफ मिलेगा उससे पहले हमको एडजेक्टिव फिल करना है एंड इनफ के बाद हमेशा नाउन को फिल करना है। सो यहाँ पर इनफ हो गया। इनफ कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर कोई चीज़ सफिशियंट दिखानी होती है। उसके बाद लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ टू। तो यहाँ पर द वर्ड टू इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ एक्सेस। यहाँ भी एक्सेस की सेंस में यूज़ किया जाता है टू को भी। एंड टू में भी एक छोटी सी सा रूल फॉलो होता है कि हम टू को यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा है, एक्सेसिव है, जितनी कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम यहाँ पर बोल देते हैं ही इज़ या फिर सी इज़ टू टॉकेटिव। तो यहाँ पर टू का यूज़ करना है जहाँ पर जो चीज़ जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू को। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, नमन इज़ टू स्टबर्न एंड रिफ्यूजेज टू लिसन टू हिज ब्रदर। तो यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर टू लिखा हुआ है, मतलब इतना है कि मतलब उसको नहीं होना चाहिए एंड वो क्या करता है, रिफ्यूज टू लिसन टू हिज ब्रदर, अपने ब्रदर को सुनने से भी वो इनकार कर देता है। सेकंड सेंटेंस, द शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी। तो यहाँ पर इतनी बड़ी है कि मैं इसको वेयर नहीं कर सकता। सो यहाँ पर भी क्या है कि ज़्यादा सेंस दिखा रखी है, नेगेटिव वे में यूज़ हो रखा है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टू। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कौन सा हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा। द वेरी फर्स्ट, डैश सी कम बिकम वेरी सीरियस अबाउट हर स्टडीज़। तो यहाँ पर लेट आएगा या फिर लेटली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेटली, क्योंकि लेट की कोई भी सेंस यहाँ पर हम नहीं बना सकते हैं। सेकंड सेंटेंस, डैश द टीचर इज डैश सर्टेन दैट सी द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। तो टीचर क्या है, सर्टेन है, बिल्कुल मतलब कंफर्म है किस चीज़ के लिए, क्वाइट कंप्लीटली वो क्या है उस चीज़ के लिए सर्टेन है कि वो अंडरस्टूड हो गई हैं। थर्ड सेंटेंस, द नेशनल जियोग्राफिक हैज़ डैश गुड पिक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सच को, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सच के बाद हमको जो यूज़ करना होता है वो क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पर गुड पिक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर एज ए नाउन यूज हो रखा है, तो हमको यहाँ पर चूज करना होगा सच। फोर्थ सेंटेंस, हर सॉन्ग वाज डैश मेलोडियस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ओनली एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो जहाँ पर एडजेक्टिव यूज हो रखा होता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जहाँ पर जस्ट एडजेक्टिव यूज हो रखा होता है वहाँ पर हम सो यूज करते हैं। सो वी हैव टू चूज सो फॉर दिस सेंटेंस। सेंटेंस फिफ्थ इज द केक इज डैश गुड टू टेस्ट बट द स्प्रिंग रोल इज डैश स्टेल। तो यहाँ पर देखो अगेन फेयरली एंड रादर, फेयरली इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंस एंड रादर इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे फेयरली एंड यहाँ पर यूज करेंगे रादर। द लास्ट सेंटेंस इज नेचर प्रोवाइड्स डैश फॉर एवरी मैंस नीड, इफ ही बिकेम्स डैश ग्रीडी देन द इकोलॉजिकल बैलेंस इज हार्म। सो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट वाले में क्या फिल करेंगे, इनफ, एंड सेकंड सेंटेंस में हमको चूज करना होगा टू, कि यहाँ पर टू ग्रेडी, कि इतना ग्रेडी जितना नहीं होना चाहिए नेगेटिव सेंस में। एंड यहाँ पर हम इनफ यूज़ करेंगे। एंड मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ए ई एन। तो एक बार फिर से हम देखते हैं ना कि ए ई एन कैसे लगा है, कि ई है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी मैंस नीड। तो यहाँ पर एवरी मैंस नीड लिखा हुआ है, इट्स एज ए नाउन, तो ए ई एन, और यहाँ पर इससे पहले हमको यूज़ करना होगा ई, मतलब इनफ। सो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में इनफ आएगा एंड सेकेंड ब्लैंक में टू फिल करना होगा। सो यहाँ पर एडवर्ब टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार और रीड करेंगे खुद से एंड अंडरस्टैंड करेंगे खुद से, और फिर कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।